रामगढ़ नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और वो बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन उनके घर गांव का जमींदार सेठ मुरली लाल आया और मोहनलाल से बोला, तुम्हें उधार दिए हुए इतने साल बीत गए, फिर भी 1 रुपया तक वापस नहीं आया। आज ही मेरा पूरा पैसा लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर करवा दूंगा और तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, बस 2 दिन और मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा शहर से आ रहा है। जैसे ही वो आ जाएगा मैं उससे कहूंगा कि वो सबसे पहले आपके पास आए और आपके सारे पैसे लौटा दे। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, कृपया 2 दिन और रुक जाइए और मेरी मजबूरी को समझिए सेठ जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का आखिरी समय देता हूँ। अगर इन 2 दिनों में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हें भी गांव से बाहर करवा दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। फिर उसकी बेटी रानी उससे कहती है, पिताजी, भैया इस बार तो जरूर आ जाएंगे ना, वरना जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। आपने तो आज ही देखा वो कितना गुस्से में था। वो आज ही हमें यहाँ से निकालने वाला था। तुम चिंता मत करो बेटी, उसने कहा है कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। जैसे ही वो आएगा हम जमींदार के सारे पैसे लौटा देंगे, फिर किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोनों बाप बेटी अपने लड़के का इंतजार करते हैं, लेकिन रोहित नहीं आता है। फिर एक आदमी मोहनलाल के घर आता है और कहता है, अरे भाई, बड़ी भयानक खबर मिली है। जिस कंपनी में तुम्हारे बेटा काम करता था ना, वहां कल रात भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि लोग बाहर तक नहीं निकल पाए। कहा जा रहा है कि अंदर मौजूद लोग बुरी तरह जल गए और सबसे दर्दनाक बात यह है कि अभी तक किसी के भी जिंदा बचने की खबर नहीं आई है। ये सुनते ही मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली हो। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गला भर आता है और कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरा रोहित ही तो हमारी आखिरी उम्मीद था। अब मेरे और मेरी बेटी का सहारा कौन बनेगा? हम कैसे जिएंगे? किसके भरोसे जिएंगे? तूने हम पर इतनी बड़ी मार क्यों दी प्रभु? एक बाप का दिल तूने इस तरह क्यों तोड़ दिया? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर पहुंचता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जमींदार से हो जाती है, तो वो आदमी उसे देखकर कहता है, अरे भाई साहब, जरा बताइएगा मोहनलाल जी का घर किस तरफ पड़ेगा? मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ, इसलिए थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? चेहरा तो बिल्कुल इस गांव का नहीं लगता और ना ही आसपास के किसी गांव का लगते हो। पहले कभी देखा भी नहीं तुम्हें यहाँ। आपको तो मालूम ही होगा, मोहनलाल जी का बेटा जिस कंपनी में काम करता था वहीं पर आग लग गई थी। उस हादसे में उनका बेटा भी चल बसा। उसने सालों साल मेहनत करके बहुत पैसे जोड़े थे। रोहित वही तो सब पैसे लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त ये दुर्घटना हो गई। कंपनी के मालिक ने ये जिम्मेदारी दी है कि उसके परिवार वालों को उसकी सारी रकम पहुंचा दी जाए, और सिर्फ उसकी मेहनत की कमाई ही नहीं, मैं मकान मालिक का मुआवजा भी साथ लेकर आया हूँ। इसीलिए मैं ये सब पैसे देने आया हूँ उसके पिता मोहनलाल जी को। ये सब सुनते ही व्यापारी के मन में लालच जाग उठता है। उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं यहीं कह दूं कि मैं ही मोहनलाल हूँ। वैसे भी मोहनलाल ने मुझसे जो कर्ज लिया था वो अब वापस देने से रहा, तो फिर मैं क्या सोचूं, मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूँ। अरे भाई, तुम तो बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। मैं ही मोहनलाल हूँ। जिस मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वही मैं हूँ, और जिस बेटे का नाम ले रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे तो इधर उधर यूं ही भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत। फिर वो आदमी जमींदार को सूटकेस थमा देता है और वहां से चला जाता है। जमींदार सूटकेस लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ मोहनलाल अपनी जगह खड़ा होकर धीमी आवाज में कहता है, मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी, हम अपना गुजारा अब कैसे करेंगे? हम तो पूरी जिंदगी रोहित के भरोसे पर ही जी रहे थे कि वो आएगा, वही तो हमारा एकमात्र सहारा था, और अब भगवान ने वो भी हमसे छीन लिया। हे ईश्वर, आखिर ये कैसी परीक्षा है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान है ही नहीं। अगर वाकई होते तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता, और हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए,
कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। मैं भी आपके काम में हाथ पटाऊंगी। हम धीरे धीरे करके जमींदार का कर्ज चुकता कर देंगे। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, ज्यादा चिंता करने से हालत और खराब हो जाएगी। रानी धीरे धीरे दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी कुएं के पास पानी लेने जाती है। उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा वहां आता है। उसकी नजर रानी पर पड़ती है और वो उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। फिर वो अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पुराने दोस्त श्यामू का बेटा हूँ। मेरा नाम रामू है। अरे बेटा, तुम तो अब कितने बड़े हो गए हो। पिछली बार जब तुम्हें देखा था तब तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। वो क्या है ना चाचा जी, पिताजी ने मुझे एक जमीन का सौदा करने के लिए यहाँ भेजा है। बस उसी जमीन को देखने आया हूँ। सोचा पहले आपसे मिल लूं और आपसे थोड़ी बात भी कर लूं। अच्छा बेटा, तो अब तुमने अपने पिताजी के काम में हाथ बंटाना भी शुरू कर दिया है। हाँ चाचा जी, अब थोड़ा बहुत मैं भी उनके काम देख लेता हूँ। उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसीलिए अब मुझे ही संभालना पड़ता है। चाचा जी, एक बात पूछनी थी। जब मैं यहाँ आ रहा था तब कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी। वो कौन थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? रुको बेटा, मैं अभी बता करके आता हूँ कि वो कौन है। जमींदार बाहर जाकर कुएं की तरफ नजर डालता है तो उसे वहां अपनी बेटी दिखाई देती है, लेकिन रानी वहां से जा चुकी होती है। वो वापस आकर रामू से कहता है, बेटा, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो मेरी ही बेटी है। चलो ठीक है चाचा जी, रहने दीजिए, अब मैं चलता हूँ। लगता है रामू बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है, पर कहने में थोड़ी झिझक महसूस कर रहे हैं। इतने अमीर लोग हमें और कहाँ मिलने वाले हैं। बेटा, कुछ दिन यहीं रुक जाओ, हमें भी तो तुम्हारी खातिरदारी करने का मौका दो। गांव की शुद्ध हवा में रहो, अच्छा लगेगा। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, जब अगली बार आऊंगा तब जरूर रुकूंगा। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने एक गांव में लड़की देखी है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, कौन है वो लड़की? वही पिताजी, आपके दोस्त के घर, जिनके पास आपने मुझे गांव में भेजा था, वही उनकी लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी मना नहीं करेगा। हम कल ही उसके पास चलकर उससे शादी की बात करेंगे। वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। फिर अगले ही दिन बाप बेटा मुरली लाल के घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर पिताजी कहते हैं, और दोस्त मुरली लाल, कैसे हो? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। आजकल तेरे हालचाल कैसे चल रहे हैं? अरे मेरे दोस्त, मेरे हालचाल तो सब बिल्कुल ठीक हैं, पर तू बता, तू तो आज बड़ा आदमी बन गया है। याद है ना, हम दोनों ने एक जमाने में साथ में कारोबार शुरू किया था, और आज देख तू कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सच कहूं तो आज तू अपने बेटे के साथ यहाँ आया, इससे आज मेरा दिल सच में बहुत खुश हो गया है। क्या बताऊं दोस्त, सच कहूं तो राजू की वजह से ही हमें यहाँ आना पड़ा। दरअसल बात ऐसी है, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। वो दिल से चाहता है कि वो उसी से शादी करे। उसी की बात तुम्हें बताने और इज्जत से रिश्ता मांगने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल सचमुच खुश कर दिया। हमारी पुरानी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलो जरा अपनी बेटी को भी बुला लो। उसे देखे हुए तो मुझे बरसों हो गए। आखिरी बार जब हमने उसे देखा था तब वो बहुत ही छोटी थी। अब जरूर बहुत बदल गई होगी। मुरली लाल अपनी बेटी को आवाज देकर अंदर से बुलाता है। उसकी बेटी वहां आ जाती है। राजू उसे देखते ही हैरानी से कहता है, अरे चाचा जी, जिस लड़की को मैंने देखा था ये वो लड़की नहीं है, वो तो कोई और लड़की थी। ये आप क्या बोल रहे हैं राजू बाबू? आपने जिस दिन उस लड़की को देखा था ये वही लड़की है। जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन वो उसी दिन कुएं के पास खड़ी थी, यही लड़की। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे पूरी तरह याद है, ये वो लड़की नहीं है। उस दिन कुएं के पास कोई और लड़की खड़ी थी, वही मुझे पसंद आई थी। राजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इनके घर की बेटी पसंद है। सच कहूँ, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा मानना तो यही है कि तुम मेरे दोस्त की इसी बेटी से शादी करो। इस लड़की में कौन सी कमी है? पर पिताजी, मुझे तो सिर्फ उसी लड़की से ही शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। चलो दोस्त, अब हम चलते हैं। अगर तुम्हें इस वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माफ करना। तकलीफ कैसी?
शायद मुझे ही सुनने में या समझने में कोई गलती हुई होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू ने उस फटीचर मोहनलाल की बेटी को ही देख लिया हो? वही थोड़ी देर पहले कुएं से पानी लेने आई थी। शायद राजू उसी लड़की की बात कर रहा था। पूरे गांव में उसे वही फटीचर लड़की ही मिली। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वो? मैं उस मोहनलाल को गांव से ही निकाल दूंगा। जमींदार राजू के घर जाता है और कहता है, मोहनलाल, तुम मेरे सब्र का फायदा उठा रहे हो। इतने दिन मैं चुप रहा क्योंकि अभी अभी तुम्हारा बेटा गुजरा है और उसके बाद मैं तुम्हारे पास खुद से नहीं आया। फिर भी मैं तुम्हारी राह देखता रहा, पर अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम मेरा सारा पैसा अभी लौटा दो, वरना ये घर छोड़कर चले जाओ। मैं इसे बेचकर अपना पूरा हक वसूल कर लूंगा। इतना समय मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अब नहीं। जमींदार जी, मैं कैसे इतने सारे पैसे एक साथ लौटा पाऊंगा? जरा दया कीजिए। आपको तो पता है मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप ऐसा मत कीजिए साहब। अगर आप ऐसे दबाव डालेंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? किस दरवाजे पर भटकूंगा? मेरी मजबूरी को समझिए जमींदार जी, मैं तो पहले ही टूट चुका हूँ। मैं वो सब नहीं जानता। तुम ये घर खाली करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने लोगों को कहकर तुम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। पिताजी, हम खुद को यूं झूठी तसल्ली देकर नहीं जी सकते। दूसरों के घर काम करके, झाड़ू लगाकर हम इतनी बड़ी रकम कभी वापस नहीं कर पाएंगे। सच ये है कि अब इस घर में रहना भी हमारे लिए बोझ बनता जा रहा है। इसलिए पिताजी, अब हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर रानी अपने पिताजी के साथ घर छोड़ देती है। वो दोनों दूर गांव के पीछे जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन मोहनलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में कुछ खाने लायक नहीं था, तो रानी अकेले ही जंगल में लकड़ियां लेने चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रानी अभी तक वापस नहीं आती। मोहनलाल बेचैन हो उठता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है, पर चलते चलते रास्ते में उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है, हांफते हुए। उधर दूसरी तरफ रानी इसी बीच झोपड़ी पर वापस पहुंच जाती है, पर उसे पिता दिखाई नहीं देते। उसी समय राजू रानी को ढूंढते ढूंढते मोहनलाल के पास पहुंच जाता है। वो मोहनलाल को जमीन पर बैठे देख हैरान हो जाता है और जल्दी से पास जाकर कहता है, बाबा, आप ठीक हो? आपको देखकर लग रहा है आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आपका घर पास में ही है क्या? अगर मदद चाहिए तो बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। असल में बात ऐसी है बेटा, मेरी बेटी रानी सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी। इसी डर और बेचैनी में मैं उसे खोजते खोजते यहीं जंगल तक आ गया हूँ। पता नहीं वो कहाँ रह गई। दिल बहुत घबरा रहा है। कोई बात नहीं बाबा, आप अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। फिर मोहनलाल और राजू घर पहुंचते हैं। जैसे ही राजू की नजर रानी पर पड़ती है, वो देखकर हैरान हो जाता है। रानी कहती है, पिताजी, आप ठीक तो है ना? और आप अचानक कहाँ चले गए थे? हम तो बहुत चिंतित हो गए थे। बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढने जंगल गया था। पता नहीं वहाँ अचानक मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। इन्होंने मेरी मदद की और मुझे यहाँ घर तक लेकर आए। अगर ये वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप मुझे एक बात बताइए, आप गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? फिर मोहनलाल अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बताता है। वो जमींदार के बारे में भी बताता है और ये भी कि कैसे उसने अपने बेटे को खो दिया था। तभी राजू कहता है, बाबा, वो कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी के कारण उस कारखाने में आग लग गई थी। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने उन सभी परिवारों को मुआवजा दिया था। बेटा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो तुम ही सोचो, हम यहाँ इस झोपड़ी में क्यों रहते। हम भी अपनी जिंदगी ठीक से गुजार लेते। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं इस बात का पता लगवाकर आपके पैसे आपको दिलवा कर रहूंगा। राजू अपने आदमी को लेकर आता है। उसका आदमी कहता है, साहब जी, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए थे।
मैंने तो पैसे एक मोहनलाल नाम के आदमी को दिए थे। उसने खुद ही अपना नाम मोहनलाल बताया था और फिर मैं वहां से चला आया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था। मैं तो उसकी बातों पर भरोसा करके पैसे दे आया था। मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। जिसको तुमने पैसे दिए थे उसी आदमी को ढूंढकर साफ साफ पता करो। फिर वो व्यक्ति गांव वाले के पास जाकर पूरी बात पता करता है कि वो आदमी कौन था। गांव वाले बताते हैं कि वो असली मोहनलाल नहीं था, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो उसका असली नाम पता करता है। फिर वो व्यक्ति राजू के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने पता कर लिया है। जिस आदमी ने धोखा दिया था उसका नाम सेठ मुरली लाल है। वो इसी गांव का जमींदार है। इतना बड़ा धोखा! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जमींदार इतना गिर सकता है। मेरे बेटे के सारे पैसे उसने खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी बाहर कर दिया। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपके पैसे वापस दिलवाऊंगा और घर का भी हिसाब बताकर रखूंगा। राजू और उसका आदमी जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार उस आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। तभी राजू का आदमी कहता है, मालिक, मैं इसी आदमी को पैसे दिए थे। यह सुनते ही मुरलीलाल शर्मिंदा हो जाता है। उसका सिर अपने आप झुक जाता है। चाचा जी, ये आपने किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अपने एक गरीब से उसका हक का पैसा छीन लिया। आपको पता है रोहित के पिता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने मेरे आदमी से पैसे लेने के बाद भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? राजू बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया था तभी मैं पहचान गया था कि ये मोहनलाल की बेटी है, तो मैंने ये चाल चली। मुझे माफ कर दो बेटा, और मैं मोहनलाल के सारे पैसे भी लौटा दूंगा। फिर राजू और उसके पिता मोहनलाल के घर जाते हैं और मोहनलाल को उनका सारा पैसा लौटा देते हैं। फिर वे उनसे अपने बेटे राजू के लिए उनकी बेटी का हाथ मांग लेते हैं। मोहनलाल भी उनके लिए हाँ कर देते हैं।